गुड मॉर्निंग एवरीवन। यूनिवर्सल बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। पिछली क्लास में हम लोग एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में पढ़े थे और आज हम लोग एमनियोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। ये एमनियोसिंथेसिस होता क्या है? तो एमनियोसिंथेसिस वह जांच है जिसके द्वारा किसी प्रेग्नेंट मदर के यूट्रस में पल रहे बच्चे के स्वास्थ्य, लिंग और उसमें हो सकने वाले कुछ आनुवंशिक बीमारियों का पता लगाया जाता है। यानी कि जन्म के पहले ही बच्चे के लिंग, स्वास्थ्य और उसके आनुवंशिक बीमारियों का पता लगाया जा सकता है इस जांच के द्वारा। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर एमनियोसिंथेसिस जांच में करते क्या हैं। तो ये बोर्ड पर आप सबको एक फिगर दिखाई पड़ रहा होगा जिसमें एक प्रेग्नेंट मदर है और उसके यूट्रस में एक क्यूट सा बच्चा पल रहा है और हम जानते हैं कि ये जो बच्चा है यह एक बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर रहता है। यानी कि ये है यूट्रस, अभी यूट्रस का फिगर दिखाई पड़ रहा है और उसके अंदर जो बेबी है ये इस बेबी के चारों ओर एक मेम्ब्रेन यानी कि एक बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। तो ये हो गया वो बैग लाइक स्ट्रक्चर और इस बैग में लिक्विड भरा रहता है। इस बैग में लिक्विड भरा रहता है यानी ये जो बेबी है ये इस लिक्विड में डूबा हुआ रहता है, उसमें ये तैरते रहता है। ठीक है, तो ये लिक्विड हो गया। अब इस बैग का जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को, ये जो मेम्ब्रेन है इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं एमनियन और इस लिक्विड को हम कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड ध्यान से समझना है कि ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है इसमें बच्चे के स्किन का कुछ सेल्स जा करके मिलते रहता है। यानी कि बच्चे के त्वचा पर से कुछ कोशिकाएं निकल करके इस एमनियोटिक फ्लूइड में जाते रहती है। तो उसका फिगर बनाते हैं। स्किन पर से कुछ सेल्स है जो कि निकल करके वह इस एमनियोटिक फ्लूइड में आते रहता है। तो ये कुछ सेल्स है जो कि बच्चे के स्किन पर से निकला और आ गया एमनियोटिक फ्लूइड में। और इस बच्चे का जो यूरिन निकलेगा उस यूरिन में कुछ केमिकल्स प्रेजेंट रहेगा, कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट रहेगा, वो भी इस एमनियोटिक फ्लूइड में जाकर के मिलते रहता है। अब एमनियोसिंथेसिस जांच में करते क्या हैं? एक खास प्रकार के इंजेक्शन को यूट्रस के अंदर डाला जाता है। एक खास प्रकार का इंजेक्शन रहता है। तो ये है वो इंजेक्शन, ठीक है, ये है इंजेक्शन और इस इंजेक्शन को डाल दिया गया प्रेग्नेंट मदर के यूट्रस के अंदर। कहाँ तक? तो एमनियोटिक फ्लूइड तक। और इस एमनियोटिक फ्लूइड की कुछ मात्रा को बाहर निकाल लिया गया। एमनियोटिक फ्लूइड की कुछ मात्रा को बाहर निकाल लिया गया। तो जैसे एमनियोटिक फ्लूइड की कुछ मात्रा को बाहर निकाला जाएगा तो उस एमनियोटिक फ्लूइड में ये कुछ सेल्स भी प्रेजेंट है, यानी कि बच्चे का कुछ सेल्स प्रेजेंट है। बच्चे का जो यूरिन वहाँ पर गया हुआ है उस यूरिन में जो प्रोटीन्स है, जो केमिकल्स है, वह भी एमनियोटिक फ्लूइड के साथ वो इंजेक्शन में आ गया। अब इस एमनियोटिक फ्लूइड में इसका जांच करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड का जांच करते हैं। और एमनियोटिक फ्लूइड में क्या चीज़ का जांच करेंगे? तो मुख्य रूप से जो सेल्स है यानी कि जो बच्चे का जो सेल्स है, जो कोशिकाएं उसमें प्रेजेंट है, उस कोशिका का जांच करते हैं। उस कोशिका में इस बच्चे का क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र होगा। गुणसूत्र में बच्चे का डीएनए होगा। ध्यान से समझना हम क्या बोल रहे हैं। ये जो कोशिका है, ये जो सेल्स है, इसमें इस बच्चे का क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र प्रेजेंट होगा। उस कोशिका में वो जो गुणसूत्र है उस गुणसूत्र में बच्चे का डीएनए भी प्रेजेंट रहेगा। तो डीएनए और गुणसूत्र का हम जांच करते हैं। तो डीएनए और गुणसूत्र से रिलेटेड कई तरह की बीमारियां हो सकती है, यानी कि बहुत तरह का आनुवंशिक बीमारी हो सकता है और जो भी आनुवंशिक बीमारी होगा उसका पता लगाया जा सकता है। लेकिन चूंकि एमनियोसिंथेसिस जांच में
इस सेल्स के अंदर के क्रोमोसोम को हम देख सकते हैं तो X और Y दोनों प्रकार के क्रोमोसोम को हम पहचान सकते हैं। X क्रोमोसोम बड़ा होता है और Y क्रोमोसोम छोटा होता है, तो हम X और Y क्रोमोसोम को भी आसानी से पहचान सकते हैं। और जब X और Y क्रोमोसोम का पहचान होता है तो हम जानते हैं कि यदि सेल्स के अंदर में XY क्रोमोसोम पाया गया, मतलब वह बच्चा मेल है, यानी कि वो बच्चा लड़का है, मतलब लड़के का आगे चल करके जन्म होने वाला है। यदि पता चला कि सेल्स में XX क्रोमोसोम है, इसका मतलब है कि ये फीमेल है, यानी कि लड़की का जन्म होने वाला है। हम बोल रहे हैं कि जब सेल्स के अंदर के क्रोमोसोम को देखते हैं तो हमें पता चल सकता है कि XY क्रोमोसोम है या फिर XX क्रोमोसोम है। यदि XY है तो ये बच्चा लड़का है, और अगर XX है तो ये बच्चा लड़की है। अब जिस फैमिली को लड़की नहीं चाहिए, जिस फैमिली वाले को लड़की नहीं चाहिए, वो क्या करेगा? वह क्या, अगर फीमेल नहीं चाहिए तो फिर वो क्या करेगा? वह करेगा फीमेल फेटिसाइड, यानी कि मादा भ्रूण हत्या कराने का कोशिश करेगा। कैसे? वो अबॉर्शन करके यानी गर्भपात करके। पिछले क्लास में MTP या अबॉर्शन बताए थे ना, तो जिस फैमिली वाले को लड़की नहीं चाहिए वो फैमिली वाला अबॉर्शन कराना चाहता है, यानी कि वो मादा भ्रूण हत्या कराने का प्रयास करता है। और अब थोड़ा सा ये जानना है कि एमनियोसेंटेसिस जो जांच है ना, एमनियोसेंटेसिस जो जांच है, ये प्रेगनेंसी के 16वें सप्ताह से लेकर के 22वें सप्ताह के बीच में हो सकता है। 16 सप्ताह के पहले, यानी कि प्रेगनेंसी के 16वें सप्ताह के पहले एमनियोसेंटेसिस जांच नहीं हो सकता है, और 22वें सप्ताह के बाद भी एमनियोसेंटेसिस जांच नहीं हो सकता है। यानी जब भी एमनियोसेंटेसिस जांच होगा वो 16वें सप्ताह से 22वें सप्ताह के बीच में होगा। और इस बीच में अबॉर्शन कराना माँ के लिए खतरनाक होता है। हम बताए थे पिछले क्लास में कि 12 वीक के अंदर तक किया जाने वाला अबॉर्शन सुरक्षित होता है। 12 वीक से जैसे ऊपर का हो जाता है प्रेगनेंसी, तो वहाँ अबॉर्शन कराना माँ के लिए खतरनाक होता है। एक तो मादा भ्रूण हत्या करना गलत है, कानूनी अपराध है, और उसके बाद इस समय यानी कि 16वें वीक से 22वें वीक के बीच में अबॉर्शन कराना माँ के लिए भी खतरनाक होता है। इसलिए एमनियोसेंटेसिस जांच पर बैन लगा हुआ है, ठीक है, यानी कि ये प्रतिबंध लगा हुआ है। पहले एमनियोसेंटेसिस जांच होता था, लेकिन अब कानूनी तौर पर एमनियोसेंटेसिस को बैन कर दिया गया, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन चोरी छिपे इस तरह का काम होता है। तो हम अभी क्या बताए, हम बोले कि एक इंजेक्शन के माध्यम से प्रेग्नेंट मदर के यूट्रस के अंदर से एमनियोटिक फ्लूइड को हम बाहर निकालते हैं। उस एमनियोटिक फ्लूइड में बेबी का जो है स्किन का कुछ सेल्स भी प्रेजेंट रहता है। उस सेल्स के क्रोमोसोम का हम पता करते हैं, और क्रोमोसोम से रिलेटेड जो बीमारी है उस बीमारी का भी पता चल जाता है, और साथ ही साथ वह बेबी लड़का है या लड़की है इस बात की भी जानकारी हो जाती है। और जब किसी फैमिली वाले को बेबी वो लड़की नहीं चाहिए, बेटी नहीं चाहिए, तो फिर वो अबॉर्शन करके मादा भ्रूण हत्या कराने की कोशिश करते हैं, जो कि कानूनन अपराध है। इसलिए एमनियोसेंटेसिस जांच पर रोक लगा हुआ है। और क्या बोले कि एमनियोसेंटेसिस जांच प्रेगनेंसी के 16वें सप्ताह से लेकर के 22वें सप्ताह के बीच में होता है, और इस बीच में अबॉर्शन कराना माँ के लिए खतरनाक होता है। इसलिए एमनियोसेंटेसिस जांच पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक था, और इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब बात है कि क्रोमोसोम से रिलेटेड, क्रोमोसोम और डीएनए से रिलेटेड कौन कौन से बीमारी का पता चलता है। सभी बीमारी को हम लोग समझेंगे कि कौन कौन सी बीमारियों का पता चलता है। तो क्रोमोसोम और डीएनए से रिलेटेड जो आनुवंशिक बीमारी उत्पन्न होता है ना, उसको हम बोलते हैं डिसऑर्डर। उसको बोलते हैं डिसऑर्डर, यानी कि क्रोमोसोम और डीएनए से रिलेटेड जो भी आनुवंशिक बीमारी उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं डिसऑर्डर। और ये डिसऑर्डर होता है दो प्रकार का। ये डिसऑर्डर होता है दो प्रकार का। कौन कौन? तो एक होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, और एक होता है
मेंडेलियन डिसऑर्डर, एक होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और एक होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर। अब हम यहाँ जेनेटिक्स में आ गए। जेनेटिक्स तो हम पढ़ाए हैं नहीं, लेकिन उसका ये टॉपिक यहाँ पर आ गया। तो जिसको जेनेटिक्स की जानकारी होगी उसे अभी ठीक से समझ में आ जाएगा, और जिसे जेनेटिक्स की जानकारी नहीं है वो समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्या होता है, जैसे ये पेरेंट का क्रोमोसोम है, ये पेरेंट का क्रोमोसोम है, वो पेयर के रूप में है ना, होमोलोगस क्रोमोसोम, समजात गुणसूत्र होता है ना, जो कि जोड़े के रूप में रहता है। मनुष्य में कितना जोड़ा क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है? 23 जोड़ा, 46 पीस। तो हम एक जोड़ा क्रोमोसोम पेरेंट का बनाए हैं। ये हेल्दी क्रोमोसोम है, इसमें किसी तरह का कोई त्रुटि नहीं है। लेकिन हुआ ऐसा कि अब बच्चे में जो क्रोमोसोम पहुंचेगा तो क्रोमोसोम में कुछ परिवर्तन हो जाएगा। क्या परिवर्तन होगा? फिगर दे करके समझना है, फिगर दे करके समझना है। क्या हुआ? यहाँ पर 1 पेयर यानी कि एक सेट में यहाँ पर 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, और इसके जगह पर बच्चे में कितना आ गया? एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ चुका है। तो एक जैसे एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होगा तो वो 46 से बढ़कर के 47 क्रोमोसोम हो जाएगा, और एक क्रोमोसोम अधिक होने के कारण कुछ भी बीमारी उत्पन्न हो जाएगा। बहुत तरह का बीमारी उत्पन्न हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक क्रोमोसोम ये है और दूसरा जगह खाली हो गया, यानी कि एक क्रोमोसोम बच्चे में घट गया। तो जैसे बच्चे में एक क्रोमोसोम घटेगा तो 46 से घट करके यहाँ पर 45 हो जाएगा, होगा कि नहीं? इस कंडीशन में बीमारी उत्पन्न होगा। या फिर क्या हो सकता है, ये क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम का कुछ टुकड़ा टूट चुका है, क्रोमोसोम का कुछ टुकड़ा क्या हो गया? टूट चुका है। तो जब क्रोमोसोम का कोई टुकड़ा टूट जाता है तो क्रोमोसोम साइज में छोटा हो सकता है, या फिर कोई अलग से टुकड़ा आकर के क्रोमोसोम के साथ में ऐड हो जाएगा तो फिर वो क्रोमोसोम ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। यानी कि पेरेंट में क्रोमोसोम ठीक ठाक है, और बच्चे में जो क्रोमोसोम पहुंच रहा है या तो क्रोमोसोम का कोई टुकड़ा टूट चुका है, या फिर कोई अलग से टुकड़ा आकर के क्रोमोसोम के साथ में जुड़ चुका है। तो क्रोमोसोम का साइज छोटा या बड़ा हो जाता है, और इस तरह से बच्चे के कैरेक्टर में चेंजिंग हो जाएगा, बच्चे में किसी तरह का आनुवंशिक बीमारी उत्पन्न हो जाएगा। तो जब क्रोमोसोम के टुकड़े में परिवर्तन हो जाता है, क्रोमोसोम के नंबर्स में परिवर्तन हो जाता है, यानी पेरेंट की तुलना में बच्चे में क्रोमोसोम या तो बढ़ जाए या तो घट जाए, या क्रोमोसोम के टुकड़े में किसी तरह का परिवर्तन हो जाए और इस वजह से कुछ बीमारी उत्पन्न हो जाएगा, तो इस तरह की बीमारी को हम कहते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब कौन कौन सा इसका एग्जाम्पल है? तो इसका एक एग्जाम्पल है क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम, ठीक है। एक है टर्नर सिंड्रोम, एक है डाउन सिंड्रोम, ठीक। कुछ और भी एक्स्ट्रा याद रखना है। एक होता है एडवर्ड सिंड्रोम, एक होता है पटाऊ सिंड्रोम। ये जितना भी बीमारी है ना, इसका इलाज नहीं होता है। अब किस बीमारी का क्या लक्षण है अभी वो हम नहीं बता रहे हैं, जब हम लोग जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर फिर बताएंगे। तो क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम, ये जितना भी बीमारी है ये सभी आनुवंशिक बीमारी है, और ये सभी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के अंतर्गत आता है। इसका कोई भी इलाज होता नहीं है। अब दूसरा है मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर में क्या होता है कि क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्रोमोसोम के खंड में भी कोई चेंजिंग नहीं होगा। ये है पेरेंट का क्रोमोसोम, और बच्चे में जैसे क्रोमोसोम पहुंचेगा, बच्चे में जैसे ही क्रोमोसोम पहुंचेगा तो क्या होगा? क्रोमोसोम में होता है डीएनए, क्रोमोसोम में होता है डीएनए, क्रोमोसोम की हर जगह में डीएनए मौजूद है। तो किसी खास जगह के डीएनए में हो जाएगा कुछ चेंजिंग, यानी यहाँ पर जो है ना, इस जगह क्या हो गया? यहाँ हो गया चेंज इन
डीएनए। यहाँ पर डीएनए में कुछ बदलाव हो गया, कुछ परिवर्तन हो गया, और डीएनए में परिवर्तन होने के कारण बच्चे में कुछ बीमारी उत्पन्न हो जाएगा। यह है पेरेंट का क्रोमोसोम, लेकिन जैसे ही बच्चे में क्रोमोसोम पहुंचेगा तो क्रोमोसोम में जो डीएनए है उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हो चुका है और इस वजह से बच्चे में कुछ आनुवंशिक बीमारी उत्पन्न हो गया है। तो इस तरह के बीमारी को हम बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर का क्या क्या एग्जाम्पल है? तो एक है सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया etc। तो ये सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, ये सब बीमारी मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंतर्गत आता है। और ये जो डिसऑर्डर हम बताए दो तरह का, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर, तो ये जो सेल्स है, सेल्स के क्रोमोसोम को देख करके तो हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का पता लगा सकते हैं। एमनियोसेंटेसिस जांच में हम जो बच्चे का जो सेल्स है उसको बाहर निकालते हैं, सेल्स में जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का स्टडी करते हैं, देखते हैं। तो क्रोमोसोम को देख करके कि क्रोमोसोम ज़्यादा तो नहीं है, क्रोमोसोम कम तो नहीं है, क्रोमोसोम के टुकड़े में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, यानी कि हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को पहचान सकते हैं। क्रोमोसोम को केवल देख करके मेंडेलियन डिसऑर्डर का पता नहीं किया जा सकता है। तो फिर मेंडेलियन डिसऑर्डर कैसे पता चलता है? हम तो बताए कि एमनियोसेंटेसिस जांच जब होता है तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का भी पहचान हो जाता है और मेंडेलियन डिसऑर्डर का भी पहचान हो जाता है। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर कैसे पता करेंगे? तो मेंडेलियन डिसऑर्डर का पता इस तरह से चलता है, जैसे कि हम बताए ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है, इस एमनियोटिक फ्लूइड में बेबी का यूरिन जाता है और यूरिन में कुछ केमिकल्स, कुछ प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। उस केमिकल्स, उस प्रोटीन्स का पता करके ही जो है मेंडेलियन डिसऑर्डर का पता किया जा सकता है। यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड में बेबी का जो कुछ केमिकल्स प्रेजेंट है, उसके यूरिन के साथ निकला हुआ कुछ केमिकल्स प्रेजेंट है, कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट है, उसी का जांच करके मेंडेलियन डिसऑर्डर का पता किया जा सकता है। तो हम सीधा बोलते हैं कि एमनियोसेंटेसिस जांच के माध्यम से हम दोनों तरह के डिसऑर्डर का पता लगा सकते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर। याद रखना है कि मेंडेलियन डिसऑर्डर में सिकल सेल एनीमिया आ जाएगा, सिंपल एनीमिया भी आ सकता है, सिर्फ हम सिंपल एनीमिया को भी पहचान सकते हैं, हीमोफीलिया को पहचान सकते हैं। और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में पहले तो 3 याद रखना है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। इसके बाद 2 एक्स्ट्रा भी याद कर लेना है, एडवर्ड सिंड्रोम और पटाऊ सिंड्रोम। तो क्या इतना समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? अगर दिक्कत है तो वीडियो को एक बार फिर से रिवाइज करके देख लेना है। हर तरह का बात हम बोल दिए हैं, सब चीज़ समझ में आ जाएगा। अभी हम हटेंगे और स्क्रीन पर जो भी है इसका एक स्क्रीनशॉट खींच लेना है और उसके बाद तुरंत इस पर एक नोट्स भी आएगा। एक ये तो अभी हम रफ टाइप से बनाए, एक सही तरीका का नोट्स आएगा, उस नोट्स का भी स्क्रीनशॉट खींच लेना है। ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक मन लगा के पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।